जय हिंद, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी में पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पार्ट 2 को। पार्ट 2 में भी लगभग हम 80 से 90 क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है आज का कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है। तो जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि विवाद होते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय इसकी सुनवाई करता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न है, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। तो निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं वो है, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति हैं एन संजीवा रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, जिन्होंने छठे राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे और वो 1977 से 1982 तक क्या हुए थे, भारत के राष्ट्रपति रहे थे। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है कितने दिन तक। तो साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 महीने तक के लिए लंबित कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों का आजादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया। तो वर्ष 1956 में भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यगण चुनते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संस्था संविधानेतर है यानी कि संविधान से इतर है, हटके है। निर्वाचन आयोग संविधान में है, वित्त आयोग संविधान में है, लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी है वो संविधान में है, नीति आयोग संविधानेतर संस्था है जो कि मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव से बनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पंचायती राज व्यवस्था के अंग है। तो पंचायती राज व्यवस्था का अंग ग्राम पंचायत है, सबसे निम्न स्तर पर पंचायत समिति, मध्य स्तर पे और जिला परिषद जिला स्तर पे। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया था सबसे पहली बार वो 1976 में 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। 10 मूल कर्तव्य, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है, बाद में एक जोड़ा गया। तो सबसे पहले मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो संप्रभुता है, समाजवाद है, बंधुता है, लेकिन संघवाद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, संघवाद की चर्चा हमारी प्रस्तावना में नहीं आती है। अगला प्रश्न है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। जब कोई विधेयक संसद में दोनों सदनों में पास हो जाता है उसके बाद वो राष्ट्रपति की सहमति के लिए आता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद क्या होता है, वो विधेयक कानून के रूप में पारित हो जाता है। ठीक, तो पहला ऑप्शन है जब वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाए, तो जब पारित तो होना ही पड़ेगा। जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, बिल्कुल सही बात। जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में घोषित करना ही। ऑप्शन नंबर बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो विधेयक क्या हो जाती है, संसद के प्रस्तुत होने के बाद, संसद से पारित होने के बाद कानून बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में कौन से आते हैं। तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य आते हैं, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं। ऑप्शन देख लेते, पहला है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्यांकन, बिल्कुल सही बात है। राज्य की जनसंख्या बट्टे राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुने 100 की बटे 100 की जनसंख्या गुने 100 की जनसंख्या गुने 100 होना चाहिए। ठीक, अगला ऑप्शन है, एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्यांकन होता है बराबर सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों की कुल मान बट्टे निर्वाचित सांसद सदस्यों की कुल संख्या। ठीक, तीसरा ऑप्शन है कि संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, बिल्कुल नहीं। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं क्योंकि राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं इसलिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो 1 और 2 सही है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 और 2 क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं। तो ये राष्ट्रपति होते हैं औपचारिक रूप से। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। और वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में किसी भी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त होना पड़ता है कितने महीनों के बाद। तो 6 महीनों के बाद। यदि कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वो मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन उसे
6 महीने के अंदर किसी न किसी सदन का सदस्यता लेनी पड़ती है, इसलिए 6 महीने के बाद उसको क्या होता है, उस पद से अगर सदस्यता नहीं लेता है तो उसे पद से मुक्ति दी जाती है, उस पद से उसे हटाया जा सकता है। ऑप्शन हटाया जाता है, हटाया जाना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर, 6 महीना बाद। ठीक, अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है किसके प्रति, तो लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा, लोकसभा के प्रति। दूसरा है ऑप्शन, एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, बिल्कुल संविधान में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 75 के 3 में लिखा हुआ है, 75 के क्लॉज 3 में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 सब सही है। 4 में क्या लिखा है, 74 के 3 के अनुसार, नहीं 75 के 3 के अनुसार। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों सही है। सही कौन से कथन है, तो ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3, केवल पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा, तीनों कथन सही है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत और अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपना प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे, तो देवगौड़ा, आई गुजराल, मनमोहन सिंह राज्यसभा के थे, चंद्रशेखर लोकसभा के थे प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान। ये लगभग में 90 या 91 में प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, कुछ समय के लिए, 1 साल लगभग में, 1 साल या 1 साल से कम कुछ लगभग में, चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित नहीं हुआ, तो चौधरी चरण सिंह, इसकी सरकार मात्र 23-24 दिन की रही। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन क्या है, मूल संविधान के अंतर्गत, बिल्कुल गलत बात, संविधान के प्रावधानों से हटकर, बिल्कुल सही बात है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। एक राजनीतिक पद है उप प्रधानमंत्री का, उप प्रधानमंत्री पद की चर्चा कहीं पर भी संविधान में नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई, तो ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी 11 जनवरी 1966 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में, जो कि 1965 के युद्ध के उपरांत, 1965 जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ उसके उपरांत, जब लाल बहादुर शास्त्री समझौता के लिए ताशकंद गए थे उज्बेकिस्तान में, वहीं पर अज्ञात कारणों से, या लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। बहुत सारी कंस्पिरेसी है इसमें। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर, जिसका देश से बाहर मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, पहला ऑप्शन, जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। बिल्कुल गलत बात, किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री के नियुक्ति के समय नहीं होना चाहिए, 6 महीना के अंदर हो जाना चाहिए। आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, नियुक्ति के समय कोई जरूरी नहीं है, 6 महीना के अंतर्गत होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, जितनी लोकसभा के सदस्य बनने के लिए होती है, तो 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है, श्वेत पत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल स्वामी अयंगर रिपोर्ट। गोपाल स्वामी अयंगर ने एक अध्यक्षता करके रिपोर्ट तैयार की थी जिसका नाम था संघीय मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के लिए, सुधार के लिए। तो उसका रिपोर्ट जो तैयार किया था कौन था, गोपाल स्वामी अयंगर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, इसका मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 148 में दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में सीएजी की चर्चा है, सीएजी की नियुक्ति की चर्चा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न है, भारत के सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं किस चीज का, तो जो सीएजी होते हैं वो लोक वित्त संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि जो लोक वित्त होता है उनके संरक्षण का काम करते हैं, अकाउंटिंग का काम देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, लोक वित्त संरक्षक के रूप में। अगला प्रश्न यह है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन के कार्रवाई में भाग ले सकता है, तो किसी एक सदन के कार्रवाई में भाग ले सकता है तो वो
वो जो सदस्य नहीं होते हैं लेकिन संसद की कार्रवाई में भाग लेते हैं वो होते हैं महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। संविधान में इसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में है। कितना में, अनुच्छेद 76 में। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। तो बिल्कुल सही उत्तर है इसका सीएजी नहीं होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं है, वित्त आयोग नहीं है, अटॉर्नी जनरल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि एजी, अटॉर्नी जनरल, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में है। ठीक, वो संसद के कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं। अगला सवाल है, प्रश्न यह है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कथन कौन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन है जो गलत है। पहला ऑप्शन है कि उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही उत्तर है। सीएजी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी वह भारत सरकार के अधीन आगे और बने रहने के लिए पात्र होता है, बिल्कुल गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, वैसे ही उसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति पद से हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात। सीएजी का वेतन भारत की संसद से दिया जाता है, बिल्कुल सही बात। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। तो लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम जो आयु सीमा है वो कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है। तो जो लोकसभा का सत्रावसान और लोकसभा का जो सत्र आहूत होता है यानी कि शुरू और खत्म करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान का निम्न अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन जनगणना के अनुसार आधारित है, खाली स्थान जनगणना के अनुसार आधारित है। यानी कि लोकसभा का जो सीट है प्रत्येक 10 वर्ष के बाद, यानी कि जनगणना के प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होता है, उसके बाद लोकसभा की सीटों का समायोजन अनुच्छेद 82 में दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का समायोजन होगा। ठीक, तो वर्तमान में जो लोकसभा की सीटें हैं वो वर्ष 1971 के जनगणना पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो जो लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था वो हुआ था 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के 21 फरवरी 1952 तक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न विचार करते हैं, पहला ऑप्शन का, केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में किसी एक विषय के संबंध में राष्ट्रहित में संसद विधि बना सकती है, बिल्कुल सही बात है। आपात की घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं, बिल्कुल गलत बात है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन देखते हैं क्या है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। तो ऑप्शन एक केवल सही है, तो ऑप्शन एक केवल सही है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति खाली स्थान की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकती है। तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद के अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकते हैं। तो मंत्रिपरिषद कहाँ पे ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, मंत्रिपरिषद। ठीक, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं स्पीकर, वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देते हैं। यहाँ पर अध्यक्ष पूछा तो अध्यक्ष त्यागपत्र किसको देंगे, तो उपाध्यक्ष को। इसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। पहला ऑप्शन है कि संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता। क्या बात करते हो जी, गलत बात है, ऐसा होता है।
निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त का अधिकार क्षेत्र में आता है। बिल्कुल गलत बात है, दोनों गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है कि भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। बिल्कुल गलत बात है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति भी होते हैं। तो बिल्कुल तीनों ऑप्शन गलत है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, तो कोनो नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, कोई भी नहीं इसका सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो संसद राज्य सूची के विषय में अनुच्छेद 249 के तहत विधि बना सकती है, यानी कि कानून बना सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत में संसद मिलकर निर्मित करती है, मानी कि किस किस को मिलकर निर्मित करती है। तो पहला ऑप्शन है कि राष्ट्रपति, बिल्कुल सही बात है, संसद में होता है। राज्यसभा बिल्कुल सही बात है। लोकसभा बिल्कुल सही बात है। लेकिन उपराष्ट्रपति जो है, लेकिन उपराष्ट्रपति संसद में मिलकर नहीं बनता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का अलग से चुनाव होता है। तो संसद में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। तो कौन सा उत्तर सही है, तो 1, 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक, अगला प्रश्न है कि अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदन को बोलने दे सकता है। यह घटना क्या कहलाती है, तो यह घटना बैठ जाना कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, जिसे इंग्लिश में यील्डिंग द फ्लोर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है। तो शून्यकाल जो संसद का पहला घंटा होता है 11 से 12, जिसे प्रश्नकाल कहते हैं, उसके बाद वाला जो घंटा होता है 12 से 1, उसे शून्यकाल कहते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रश्न उत्तर सत्र। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, प्रश्न उत्तर सत्र। अगला प्रश्न है अनपॉज, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्ति विहीन है। धन संपत्ति यानी कि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा शक्ति विहीन है, बिल्कुल सही बात है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है। बिल्कुल राज्यसभा को धन विधेयक के लिए तो ठीक है, सही बात है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिश के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। अरे बाप रे बाप, ऐसा थोड़ी होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। बिल्कुल गलत बात, धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा में होती है और राज्यसभा को पारित करने के लिए 14 दिन का समय दिया जाता है। अगर राज्यसभा पारित नहीं करती है तो धन विधेयक स्वतः पारित मान लिया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो ऑप्शन नंबर ए है लोक लेखा समिति। इसमें लोक लेखा समिति में क्या होता है, 15 गो होता है लोकसभा से और 7 गो होता है राज्यसभा से। तो इसमें 22 मेंबर हो गया। कितना हो गया लोकसभा में, लोक लेखा में 22 सदस्य। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, ठीक, जिसमें सारे के सारे सदस्य लोकसभा से होते हैं, एलएस से होते हैं। सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं और याचिका समिति में राज्यसभा और लोकसभा के लिए अलग अलग सदस्य होते हैं, एक में 15 और एक में 30, शायद 15 और एक में 10। ठीक, तो सबसे बड़ी संसदीय समिति ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। तो ये नमिता शर्मा बनाम भारत संघ का मामला है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार यानी कि पेशा अधिनियम को 1966 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात है। तो अभिज्ञात नहीं है। तो यह स्वशासन के प्रदान करता है, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देता है और जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त कराता है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र का निर्माण करना, ये इस पेशा अधिनियम के अभिज्ञात नहीं करता, यानी कि इसके अंतर्गत इसका उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ यानी कि एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब, कब होती है एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति, जब किसी ही माने कि न्यायालय में जब न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता है तब होता है। तो कोरम कहाँ गया, ऑप्शन नंबर ऑप्शन देखते हैं, न्यायाधीश दीर्घकालीन उपलब्ध नहीं, वादों में असाधारण न्यायाधीशों का कोरम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है तब एडहॉक जजों की नियुक्ति होती है। अगला प्रश्न है,
राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहां से दी जाती है? तो भारत के संचित निधि से दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, भारत की संचित निधि से। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने स्थायी अंतरराज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से भी जानी जाती है, की स्थापना की? तो अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना सरकारी आयोग की सिफारिश पे की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपना निक्षिप्त यानी कि जमानत राशि खो देता है, तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है इसका अर्थ यदि जमानत राशि खो देता है ना, तो इसका अर्थ है कि वैलिड वोटों का 1/6 बहुमत उसको नहीं मिला है, ठीक, वैध मतों का। तो ऑप्शन देख लेते हैं, मतदाता बहुत कम हुआ है, बहुउद्देशीय निर्वाचन, मतदान बहुत कम हुआ है, बहुत सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन था, निर्वाचित प्रत्याशी की अधिक निकटतम प्रतिद्वंदी पर विजय बहुत कम मतों से थी, या निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या बहुत अधिक थी। तो जब अगर निर्वाचन लड़ने वाली प्रत्याशी की संख्या भी यदि अधिक होगी तो 1/6 बहुमत नहीं आ सकते हैं, यानी कि मत नहीं आ सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपना पद धारण कर सकते हैं जब तक उनके पास क्या है? सशस्त्र बलों का समर्थन, बिल्कुल गलत बात। राज्यसभा का विश्वास मत, बिल्कुल से गलत बात। लोकसभा का विश्वास मत, बिल्कुल सही बात। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। एसएससी सीजीएल 2006। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री के पद धारण करने की न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है? तो 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग जो कि वर्तमान में नीति आयोग है, इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में संदर्भित है क्या? तो मंत्रिपरिषद की चर्चा है अनुच्छेद 74 और 75 में। ऑप्शन नंबर 74 में मंत्रिपरिषद की चर्चा, 75 में प्रधानमंत्री यानी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, इस बात की चर्चा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री अपने पद पर किसकी इच्छा से बना रहेगा? भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री अपने पद पर किसकी इच्छा से बना रहेगा? तो भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है तो यह त्यागपत्र निम्न में से माना जाएगा किसका? यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र सौंपता है तो यह मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर मंत्रिपरिषद का, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। एसएससी सीएचएसएल 2011। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को पदच्युत कर सकता है यानी कि पद से हटा सकता है, किसके सिफारिश पर? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। किसी मंत्री को प्रधानमंत्री अपने सिफारिश के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा उससे मंत्रिपरिषद से हटा सकती है। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? देश का प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। महान्यायवादी के नीचे सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ये सारे होते हैं, ठीक। ये प्रश्न 65th बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए। अगला प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी सुनवाई करता है कहां पर? किसी भी सत्र न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय या भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में। एसएससी सीजीएल प्री 2010। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद का सदस्य नहीं है लेकिन इसे संसद में बोलने तथा कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? तो ये भारत के महान्यायवादी को, ये सदस्य नहीं होते हैं लेकिन इसे संसद में बैठने, बोलने और कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एसएससी सेक्शन ऑफिसर एग्जाम 2000 में पूछा गया। अगला प्रश्न, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कार्य अवधि कितनी होती है? तो 65 वर्ष या 6 वर्ष की, 65 साल की आयु या 6 वर्ष तक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूर्ण हो, ठीक। एसएससी सीजीएल 2005। अगला प्रश्न है, एकल स्थानांतरणीय मत प्रणाली प्रत्येक मतदाता सदस्य अपनी प्राथमिकता बताता है। हाँ, एकल स्थानांतरीय मत प्रणाली में जितने भी सदस्य निर्वाचित खड़े होते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, उसमें सभी को विकल्प के आधार पर वोट देना पड़ता है। जैसे कोई एक कैंडिडेट है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस, तो दूसरा कैंडिडेट को या किसी तीसरे कैंडिडेट को सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, ऐसे करके वोट देना होता है एकल स्थानांतरीय प्रणाली में। तो सभी के लिए मतदान करना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, सभी के लिए मतदान। मतदाता सदस्य अपनी प्राथमिकता बताता है किसके लिए? तो सभी के लिए मतदान करता है, ठीक।
अगला प्रश्न है, कानून को लागू करने का कार्य कौन करता है? तो कार्यपालिका। बनाने का काम विधायिका की है और समीक्षा करने की काम न्यायपालिका की है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार के सिविल अधिकारी में सर्वोच्च कौन है? तो कैबिनेट सचिव सबसे सर्वोच्च पद होता है कैबिनेट सचिव का। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक, ये सवाल पूछे गए एसएससी एग्जाम 2006 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की कार्यपालिका अध्यक्ष है? तो भारत की कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस क्षमादान शक्ति के तहत सजा की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना मात्रा में परिवर्तन कर सकती है? यानी कि सजा का प्रकृति नहीं बदलती है, लेकिन समय में कटौती कर सकती है। 2 साल का सजा है तो कठोर कारावास है, तो कठोर कारावास ही 2 साल के बदले 1 साल कर सकती है। तो सजा की अवधि कम कर सकती है, प्रकृति नहीं। तो परिहार में ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो परिहार में। ठीक, अगला प्रश्न है, जेबी वीटो यानी कि पॉकेट वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय तक रोक सकता है? तो कितने भी समय तक, तो अनंत काल। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के पद रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितने समय तक कार्य कर सकता है? तो 6 महीने तक कर सकता है। 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बाकी महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है और भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है? तो जनता के द्वारा या एकल स्थानांतरीय मतदान प्रणाली के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एकल स्थानांतरीय मतदान द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस क्षमादान शक्ति के तहत दंडादेश की सजा को प्रतिस्थापित करके कम कर सकते हैं? वही सजा है उसको प्रतिस्थापित यानी कि किसी विशेष परिस्थिति में बदल करके कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, विराम की स्थिति में। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन होता है। भारतीय संविधान में संशोधन होता है किस अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन भारतीय संविधान में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 368 के अनुसार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो संविधान संशोधन की व्यवस्था जो है तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है कहां से? तो किसी भी सदन से की जा सकती है। लोकसभा नहीं, राज्यसभा नहीं, केवल राज्य विधानसभा बिल्कुल नहीं, संसद के किसी एक सदन से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में नई अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? सबसे पहले नई अनुसूची पहला संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था उसी में जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक, जिसमें भूमि सुविधा और कुछ और भी विशेष परिस्थिति के बारे में कानून को जोड़ा गया। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार के मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन से मौलिक अधिकार के क्षेत्र से हटा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत लागू किया गया? तो 101वां संविधान संशोधन हुआ था जिससे जीएसटी को लागू किया गया। अगला प्रश्न है, 71वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया? 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषा को शामिल किया गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को। तो डोंगरी को नहीं किया गया था 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई? तो 92वां संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन से 4 भाषाओं को जोड़ा गया संविधान में, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक, 21वां से 1 जोड़ा गया था सिंधी को, 71वां से 3 जोड़ा गया था नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को, और 92वां से 4 जोड़ा गया बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किस संविधान में संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 61वें संविधान संशोधन से। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन से नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष समाजवादी राष्ट्र की एकता और अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष समाजवादी राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम लघु संविधान संशोधन माना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा समान वर्ग के आर्थिक पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई? तो 103वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। जिसके तहत सामान्य वर्ग के लोगों के लिए भी आर्थिक यानी कि आर्थिक पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात की गई और 10% की आरक्षण की बात उसे कही गई। ये थे कुछ प्रश्न जो कि पीवाई कीज थे पॉलिटी से, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस से पॉलिटी से संबंधित। आगे हम पढ़ेंगे पीवाई की पार्ट 3 में कुछ और इंपॉर्टेंट पीवाई क्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।